नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करने जा रहा हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक मेवाड़ का इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने रतन सिंह जी के बारे में देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो रतन सिंह जी के जो चित्तौड़ था उस टाइम किसने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ के किले को जीत के उसे किसको सौंप दिया था? अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया था। और उसके बाद में जो खिज्र खान था उसने उस किले को किसको सौंप दिया था? वो थोड़े दिनों बाद यहाँ से चला गया था और वो किला किसके हाथ में आ गया था? मूछाड़ा मालदेव के हाथ में आ गया था। अब मूछाड़ा मालदेव जो था या मालदेव जो सोनगरा था, उसके बाद में जो ये चित्तौड़ का किला है उसके ऊपर किसका आधिपत्य हो गया था? बनवीर सोनगरा का आधिपत्य हो गया था। उस टाइम जो चित्तौड़ के लोग थे वो बहुत ज्यादा इनके जो अत्याचारों से ग्रस्त थे और जो उसके बाद में जो मेवाड़ का अन्य प्रतापी शासक हुआ जिसके बाद में ऐसे लगा कि बापा रावल का जो वंशज है यहाँ पे वो समाप्त हो गया है। तो बापा रावल का वंशज लोग ये मान रहे थे कि अब इनके वंशज का कोई भी अगला जो राजा है वो यहाँ पे बचा ही नहीं है। उस टाइम अगला जो मेवाड़ का उद्धारक जिसे माना जाता है वो कौन था? हमीर सिंह सिसोदिया। कौन था? हमीर सिसोदिया। तो हमीर सिसोदिया ने यहाँ पे अगला शासन स्थापित किया। ये कौन सी शाखा से रिलेटेड था? तो ये सिसोदिया शाखा से रिलेटेड था। कौन सी शाखा से रिलेटेड था? सबसे पहले राणा हमीर। अपन ने देखा था कि जो इससे पहले जो भी शासक हुए थे वो कौन सी उपाधि का प्रयोग कर रहे थे? तो रावल उपाधि का प्रयोग कर रहे थे। और अपन ने लास्ट में यह भी देखा था कि जो रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक था वो कौन था? रतन सिंह था। इसके बाद में जो हमीर था उसने कौन सी उपाधि का प्रयोग किया? राणा उपाधि का प्रयोग किया। इसलिए अगले जो भी शासक आएंगे वो महाराणा या राणा उपाधि का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। तो जो हमीर था वो किसका पुत्र था? तो हमीर हरि सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? हरि सिंह का पुत्र था। और इनकी जो माता है उन्होंने चित्तौड़ का जो जौहर हुआ था पद्मिनी के साथ में, उसके अंदर इनकी माता ने भी जौहर के अंदर भाग लिया था। उस टाइम इनकी आयु लगभग 2 या 3 साल रही होगी। तो इनको लगा कि यार अपने जो इनके अंदर गुस्सा तो पहले ही था दिल्ली के शासकों के खिलाफ, तो इन्होंने उसके बाद में बनवीर सोनगरा, कौन था? बनवीर सोनगरा जो मूछाड़ा मालदेव का बेटा था, इसको हरा के और चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। और ये कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ये सिसोदिया शाखा से संबंधित है। किससे? ये इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम हरि सिंह था, अपन ने देख लिया। उसके बाद में ये कौन सी शाखा से संबंधित है? तो सिसोदिया शाखा से या सिसोदा शाखा से संबंधित है, क्योंकि इनका गांव कौन सा था? तो सिसोदा गांव के रहने वाले थे। गांव का नाम ही सिसोदा था। तो इस वजह से ये कौन सी शाखा से रिलेटेड कहले? सिसोदिया शाखा से कहले। ये जो सिसोदा गांव था ना उसकी स्थापना किसने करी थी? राहप ने करी थी। किसने करी थी? राहप संस्थापक ये था। सिसोदा गांव का संस्थापक कौन था? राहप था। अब हमीर है ये बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक हुआ करते थे। इन्होंने अपने जो दिल्ली का शासक था, इनके समय में दिल्ली का शासक कौन था? अपने मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इन्होंने बनवीर को हराया तो मोहम्मद बिन तुगलक सब कुछ देख रहा था बैठ के आराम से कि ये हो क्या रहा है अपने चित्तौड़ वाले एरिया के अंदर। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार अपना आक्रमण तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये कल को अपने ऊपर भी अधिकार करने की कोशिश करेगा दिल्ली के ऊपर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने की ठान ली और वो चित्तौड़ की तरफ आगे कूच की उसने। तो जैसे इधर की तरफ आ रहा था तो एक गांव था संगोली। कौन सा? सिंगोली या संगोली? सिंगोली। ये कहां पड़ता है? अपने बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा, इस स्थान पर इन्होंने डेरा डाला। बारिश वारिश आने लग गई थी और यहाँ पे तूफान वगैरह आया था, तो उस टाइम जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने संगोली या सिंगोली नामक स्थान पर अपना डेरा वेरा डाला। और इधर से अपने जो हमीर जी थे, हमीर जी को पता था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने दिल्ली से कूच कर दिए, वो अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और इनको जो दिल्ली के जो शासक थे उनके प्रति गुस्सा तो पहले से ही था, तो इनको लगा कि ये सबसे सही समय है। और इनको छापामार युद्ध पत्ती वगैरह का काफी अनुभव था, तो इन्होंने यहाँ पे इनके आक्रमण, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण करने से पहले ही खुद की तरफ से उनके ऊपर दावा बोल दिया। तो इसके अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको हार का सामना करना पड़ा था। फिर इन्होंने क्या किया? तो उसको बंदी बना लिया था। उसको बंदी बना के और उसको 6 महीने तक अपने पास में रखा था। 6 महीने तक जो दिल्ली की गद्दी थी वो खाली थी। इसको पकड़ लिया यहाँ पे और पकड़ के इसको बोला कि तेरे ऊपर शर्त रखी जाती है कि जो हिंदुओं के ऊपर जो तब है ना कर वगैरह लगाया जाता है, जो जजिया कर लगाया जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। हम लोग जो भी यात्रा वगैरह करने जाते हैं हिंदू, उसके ऊपर तुम जजिया कर वगैरह लेते हो हमारे से, तो जजिया कर को हटाना पड़ेगा और अगली बार से अपने राजस्थान की तरफ नहीं आएगा कोई भी। अगर ये चाहते तो उस टाइम दिल्ली के ऊपर अधिकार कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के बादशाह को तो हरा ही दिया था। लेकिन इनकी नीति ऐसी नहीं थी। इन्होंने माना कि जो चित्तौड़ है अब वही अपना केंद्र है, तो इन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार उस टाइम नहीं किया था और मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद बिन
तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था इन्होंने। ये अपने अमीर की फोटो दी हुई है यहाँ पे, अमीर सिसोदिया की फोटो लगा रखी है यहाँ पे। अगला देखते हैं अपन और क्या है इनके बारे में। इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, ये बात अपन ने देख ली। बनवीर सोनग्रा को हराया था। और इसके अलावा इन्होंने जो चित्तौड़ के अंदर अपनी इष्ट देवी थी बरवड़ी माता, कौन सी माता? बरवड़ी माता। ये देखो चित्तौड़ में अपनी इष्ट देवी बरवड़ी माता। इनका अन्य नाम और क्या है? इनका अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता या अन्नपूर्णा माता। बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी इन्होंने कहां पे बनवाया था? तो चित्तौड़ के अंदर इसका मंदिर बनवाया था। अब जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इनको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कठिन युद्धों का शेर। कौन सा? कठिन युद्ध जो होते हैं उनका शेर या उनका सिंह। इसका मतलब क्या है? कठिन युद्धों का सिंह। किसने कहा इसको? कुंभलगढ़ प्रशस्ति ने इसको कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, अपन ने देख लिया था सिंगोली के युद्ध में। सिंगोली युद्ध, ये जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो अपने अमीर सिसोदिया के बारे में मिलती है। और उसके बाद में 74 वर्ष की जो आयु थी उसके अंदर इनका निधन हो जाता है। और इनका जो शासनकाल होता है उसके अंदर जो चित्तौड़ का जो एरिया होता है या मेवाड़ का जो भी एरिया होता है वो काफी हद तक फैल जाता है। इनके बाद में इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? छत्र सिंह या उसको खेता सिंह भी कहते थे। तो उसका शासन स्थापित होता है, लेकिन उसके अंदर उसने ज्यादा कुछ कार्य किए नहीं थे, इसलिए अपन उसको स्किप करके चलते हैं। इसके बाद में जो अन्य मेवाड़ का जो प्रतापी शासक था जिसको इतिहास के पन्नों से लगभग लोगों ने मिटाई दिया है, उसका नाम क्या था? लक्ष्य सिंह या लाका, जो किसके नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था? लाका के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो अपन उनके बारे में भी देखेंगे। और इसके अलावा जो अपने अमीर थे उनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उद्धारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक तरह से जो मेवाड़ उजड़ गया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद में, उस मेवाड़ को वापस बसाने का कार्य किसने किया था? अमीर सिसोदिया ने किया था। तो इसको मेवाड़ का उद्धारक भी माना जाता है। अगले शासक कौन है? अगले शासक है महाराणा लक्ष्य सिंह या लाका। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल था 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक इनका शासक था। और ये इन्होंने जो शासन कार्य किया था वो काफी लंबे टाइम तक किया था। क्षेत्र सिंह जी के या खेता सिंह जी के ये पुत्र हुआ करते थे। और इनके जो शासनकाल के अंदर जो अपने मेवाड़ की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा क्या हो गई थी? आर्थिक रूप से मेवाड़ की जो स्थिति वो डाउन हो गई थी। मेवाड़ के अंदर धन वगैरह नहीं था, ना उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा से इनको जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई। उस समय ये जो चांदी की खान थी वो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान प्रतीत हो रही थी। तो चांदी की खान मिलने से यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा व्यापार वाणिज्य के रूप में वृद्धि हुई। और व्यापार वाणिज्य की जब वृद्धि होगी तो राज्य के पास में क्या आएगा? आर्थिक धन आएगा। तो धन आएगा तो उससे क्या कर सकते हैं? वो अपनी सेना का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग किले बना सकते हैं और दूसरे राज्यों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब किसके द्वारा किया जा सकता था? अब राणा लाका के द्वारा किया जा सकता था। तो ये देखो जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई इनको। उसके बाद में पिछोला झील का निर्माण, ये जो पिछोला झील थी उसका निर्माण किसने कराया था? एक बंजारे ने करवाया था। पिचू बंजारा भी कहा जाता है उसे, पिचू बंजारा, पिचू बंजारा। इसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और ऐसा भी कहा जाता है ये पिछोला नामक जगह के पास में स्थित है, इसलिए इसका नाम पिछोला भी रख गया। किसी ने बोलते हैं पिचू इसका नाम था इसलिए इसका नाम पिछोला रह गया। तो इस झील का निर्माण किसने करवाया था? एक घुमक्कड़ बंजारा। बंजारा कौन होते हैं? वो ऐसे घूम घूम के जो अपना छकड़ी अकड़ी पे लेके वो बैलगाड़ी पे लेके अपना सामान वामान बेचते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? बंजारा बोलते हैं। तो उस टाइम में ये अपने रिलायंस फ्रेश जैसे होते अलग अलग सामान वगैरह रख लेते थे और अपने बेचा करते थे। तो इस पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो बंजारा के द्वारा करवाया गया, पिचू बंजारे के द्वारा। अगला अपन देखते हैं मारवाड़ की हंसाबाई का विवाह। इससे पहले अपने पिछोला झील के बारे में एक है ना, इसके पास में क्या नटनी का चबूतरा स्थापित है। कहां पे? पिछोला झील के पास में कालांतर के अंदर यहाँ पे नटनी का चबूतरा बनाया गया था। किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा। कौन थी ये नटनी? तो नटनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब एक दिन दरबार लगा हुआ था राणा लाका जी का, तो दरबार के अंदर एक नट आया। कौन आया? नट आया। नट मतलब जो ये करतब वर्तब दिखाते हैं ना रोड के साइड के अंदर, ये रस्सी रस्सी पे चलते हैं, ऐसे करतब दिखाते हैं, उनको क्या कहा जाता था? नट या नटनी कहा जाता था। महिला होती थी नटनी,
पुरुष होता था तो नट कहते थे। तो एक नट आया और नट ने बोला ये जो पीछे वाला झील बनी हुई है ना, मेरी जो वाइफ है या मेरी जो पत्नी है वो इस पूरी झील को रस्सी के ऊपर पार कर सकती है। तो राणा लाका जी हंसने लगे। लाका जी लगे यार क्या फालतू बातें कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राणा लाका जी ऐसे कॉन्फिडेंस के अंदर आ गए थे। राणा लाका जी ने बोला कि यार देख अगर ऐसा हो गया तो मैं अपना जो आधा राज्य है तेरे को दे दूंगा। नट ने कहा यार ठीक है। ऐसे दरबार सजाया गया, उसको नटने को बुलाया गया, रस्सी बांधी गई और पीछे झील के ऊपर। अब आधा रास्ता उसने पार किया था तो राणा लाका जी पसीने छूट गए। लाका जी लगे यार ये तो आधा राज्य लेके ही मानेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर थोड़ी देर हुई, जैसे ही वो पिछला झील के बीच में पहुंची तो उत्ते के अंदर उसका जो बालक था वो रोने लग गया। अब बालक रोता है तो माँ का दिल तो पसीजता ही है, उसकी माँ का दिल पसीजा। वो उसका ध्यान किधर गया, अपने बेटे की तरफ गया, उसका ध्यान भंग हो गया और वो रस्सी से नीचे गिर के पिछले झील के अंदर मर गई थी उस वहां पे। तो फिर राणा लाका को लगा यार वो उसकी जो कला थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो उसके बाद में यहाँ पे किसका निर्माण कराया गया, नटनी चबूतरे का निर्माण करवाया गया, जो आज भी जो दार्शनिक आते हैं या देखने के लिए वहां पे इसको देख के जाते हैं। बहुत ज्यादा फेमस है नटनी का चबूतरा जो पिछला झील के अंदर बनाया गया है। ये इसकी स्टोरी थी किसकी, पिछला झील के अंदर जो नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसके बाद में जो राणा लाका जी है उनके लिए एक रिश्ता आता है। क्या आता है, मारवाड़ की हंसाबाई का रिश्ता आता है तो राणा लाका जी के लिए नहीं है, एक रिश्ता आता है किसकी तरफ से, मारवाड़ की तरफ से रिश्ता आता है। अब जो रिश्ता लेके आते हैं तो पहले रिश्ते कौन लेके आते थे, पंडित वंडित लेके आते थे। तो पंडित जी रिश्ता लेके आते हैं, दरबार से एकदम सजा हुआ रहता है, राणा लाका जी बैठ रहते हैं। उस टाइम राणा लाका जी की उम्र क्या काफी हो गई थी, ऐसे बूढ़े हो गए थे, एकदम थोड़ी दाढ़ी आ गई थी। तो राणा लाका जी को लगा ऐसे दरबार के अंदर आराम से अपने सो रहे थे। तो आए पंडित जी ने आके बोला कि मैं मारवाड़ की तरफ से हंसाबाई का रिश्ता लेके आई हूँ। राणा लाका जी ऐसे दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमाते, अब मैं तो दाढ़ी है नहीं लेकिन आप मान लेना। राणा लाका जी ऐसे धोली दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे थे। अब राणा लाका जी हाथ घुमाते घुमाते बोले यार ये डोगरे के लिए कौन रिश्ता लेके आ गया, कौन नारियल लेके ये डोगरे के लिए। अब यार उसी समय जो दरबार था, दरबार के अंदर अपने कौन बैठा था, राणा लाका जी का जो बेटा था चुंडा। इसकी अपनी अलग से ऐसा देखे स्टोरी। तो इधर कौन है, लाका जी कहाँ के शासक है, मेवाड़ के। इधर आगे मारवाड़ के शासक कौन है, चुंडा। मारवाड़ के अंदर भी चुंडा शासक था। इसकी बेटी थी हंसाबाई। कौन थी इनकी बेटी, हंसाबाई थी। और हंसाबाई का जो भाई था उसका नाम क्या था, तो रणमल उनके भाई का नाम था, रणमल। और जो लाका जी थे उनके बेटे का नाम भी चुंडा था। क्या नाम था, चुंडा। अब जो ये हंसाबाई है उनका रिश्ता आया किसके लिए था, इस चुंडा के लिए आया था। जो लाका का बेटा था उस चुंडा के लिए हंसाबाई का रिश्ता आया तो इसके लिए था। लेकिन लाका जी ने बीच में पंचायती कर ली। लाका जी ने बोला अपने ब्याह के बारे में बातें कर दी कि भाई नारियल हमारे को दोगे क्या। तो यहाँ विवाह किससे होगा, फिर लाका से होगा। लाका से कैसे विवाह हुआ, तो चुंडा उस टाइम दरबार में बैठा था। अब चुंडा लगे यार देखो अब आपने जैसे ये जो वाणी निकाली है, आपने जो भी बोला है, अब मैं तो ब्याह कर नहीं सकता, मुझे तो अभी इनके अंदर मम्मी वाली फीलिंग आ रही है, माता वाली फीलिंग आ रही है। भाई पिताजी ने बोल दिया कि मेरे लिए नारियल तो नहीं है, तो अब बेटा कैसे शादी कर सकता है। तो काफी लोगों ने चुंडा समझाया। अब लाका के सामने भी परिस्थिति विकट उत्पन्न हो गई। फिर रणमल को लगा कि यार थोड़ा फेंका जाए, एक बॉल फेंकी जाए। तो रणमल ने बोला कि है ना, अगर आप जो हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा, लाका जी से अगर मैं शादी करवा दूं तो उसको अगर आप मेवाड़ का शासक बना देते हो तो मैं जो हंसाबाई है उनकी शादी राणा लाका से कराने के लिए तैयार हूं। तो रणमल ने सोचा यार अगर ऐसे बोलूंगा तो चुंडा जो राज्य के लोभ के अंदर आके और मना कर देगा। चुंडा बोलेगा नहीं ब्याह तो मैं करूंगा। तो ऐसा बोला गया। अब लाका को लगा यार बड़ा बेटा तो चुंडा है, तो अपन कैसे ब्याह कर ले, और ब्याह करे भी तो इसको राज्य कैसे दे दे, चुंडा को दिया जाएगा राज्य। तो चुंडा ने बोला कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। चुंडा ने राज्य का त्याग कर दिया। इसलिए जो शादी हुई थी हंसाबाई की वो किससे हुई थी, राणा लाका से हुई थी। और जो राणा लाका और हंसाबाई से जो पुत्र होगा राणा मोकल, वही अगला जो मेवाड़ का नेक्स्ट शासक बनेगा। और जो चुंडा होता है वो चुंडा मेवाड़ का क्या, मेवाड़ का या राजस्थान का क्या कहलाता है, भीष्म कहलाता है। चुंडा को क्या बोलते हैं, भीष्म, भीष्म ऑफ मेवाड़ या मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, तो चुंडा को कहा जाता है। अब इस सारे जो ये चुंडा ने बलिदान दिया था उस बलिदान के लिए चुंडा को क्या दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए। चुंडा को क्या विशेष अधिकार दिए गए, मेवाड़ के जो 16 मेन ठिकाने थे उसमें से 4 मेन ठिकाने किसको दिए गए, तो 4 मेन ठिकाने चुंडा को दिए गए। उसके अलावा यह भी कहा गया कि जो मेवाड़ के जो भी अगले जो भी पत्र वगैरह होंगे या जो भी राजकीय कागजात होंगे उसके ऊपर जो सलूमर जो मेन ठिकाना था वो भी किसको मिला था, चुंडा को मिला था। तो चुंडा के जो भी वंशज होंगे वो सलूमर के सामंत बनेंगे और सलूमर के जो भी सामंत रहेंगे उनके जो भाले का निशान होगा
वो किसके ऊपर लगाया जाएगा? राज के पत्रों के ऊपर लगाया जाएगा। ये बात किसने कही थी? तो राणा लाका ने विशेष अधिकार प्रदान किए थे चुंडा को। अगले जो भी शासक होंगे उनके भाले के निशान कागज पत्रों के ऊपर लगेंगे। और सेना का जो अगला भाग होगा, सेना के अगले भाग को क्या बोलते हैं? हरावल। सेना के अगले भाग को क्या बोलते हैं? सेना का अगला भाग हरावल। और पिछला भाग? सेना का पिछला भाग, पिछला भाग कहलाता है चंदावल। अब ये फाइनल किया गया कि सेना का जो अगला भाग है हरावल, उसके अंदर किसके संबंध होंगे? सलूम्बर के संबंध होंगे। और सलूम्बर के संबंधों की जो सेना होगी वो इसके अंदर अगले भाग के अंदर रहेगी। विशेष अधिकार दिए गए। और जब भी राजा लड़ाई करने जाएगा, पीछे जो राजधानी होगी उसको कौन संभालेगा? तो उसको सलूम्बर के संबंध संभालेंगे। यह भी विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। तो मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो वो चुंडा को कहा जाता है। ये अपन ने हंसाबाई की जो शादी से रिलेटेड बात थी, या चुंडा को जो मेवाड़ का भीष्म क्यों कहा जाता है, वो अपन ने देख लिया। इसके बाद में देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये राणा लाका, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1382 से लेकर और 1421 तक था, अपन ने देख लिया। उसके बाद में जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हुई थी, पिचोला झील का निर्माण करवाया गया था, और मारवाड़ की हंसाबाई से इन्होंने विवाह किया था। ये सारी बातें किसके बारे में है? तो ये सारी बातें अपने राणा लाका के बारे में है। लो सुनो, तो इसके अंदर एक बात और बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि अपने राणा लाका जी होते हैं, वो अपने कक्ष के अंदर बैठे होते हैं, और उनकी हाड़ी रानी होती है। कौन सी रानी होती है? हाड़ी रानी होती है। तो अपनी हाड़ी रानी से पूछते हैं, वो हाड़ी रानी का संबंध कौन सी रियासत से होता है? तो बूंदी रियासत से होता है। तो अपने हाड़ी रानी से पूछते हैं कि बताओ कि अपने चित्तौड़ के अंदर से और जो बूंदी है, उनमें से आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है, या आपको कौन सा ज्यादा प्रिय है? तो हाड़ी रानी होती है, अब अपने जो पियर होता है उसी को जो महिला होगी वो अच्छा बताएगी। तो वो बोलती है कि मुझे बूंदी ज्यादा अच्छा लगता है चित्तौड़ से। तो उनको गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं कि अब मैं बूंदी को जीत के दिखाऊंगा, अब मैं बूंदी के ऊपर क्या करूंगा? अधिकार करूंगा। तो सारे जो सामंत वगैरह होते हैं या जो भी सरदार होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और अपना आक्रमण करना। और बूंदी जो है वो एक शक्तिशाली रियासत है, हाड़ाओं ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, और वो बहुत ज्यादा वीर है, तो ऐसे झुकने वाले तो है नहीं। तो ये एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसके विरुद्ध? अपने राणा लाका जी के समक्ष। तो राणा लाका जी को लगता है कि यार अब अपने जो प्रण ले लिया है, प्रण तो पूरा करना जरूरी है। तो प्रण पूरा कैसे करें? तो फिर सारे सरदार वगैरह जो भी होते हैं वो मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना में क्या कहते हैं कि योजना बनाते हैं कि अपने क्या करते हैं कि जो चित्तौड़ है उसके बाहर में बाहर है ना, एक नकली क्या बना देते हैं? नकली बूंदी बना देते हैं, मिट्टी वगैरह की या पत्थर वगैरह की नकली बूंदी बना देते हैं। आप क्या करना? उसके ऊपर चढ़ाई कर देना, और आप जैसे उसके ऊपर चढ़ाई करोगे तो आपको प्रण भी पूरा हो जाएगा, और इधर से अपने को बूंदी के ऊपर आक्रमण भी नहीं करना पड़ेगा। तो राणा लाका जी लगता है ये बात ठीक है। तो राणा लाका जी उसके लिए एग्री हो जाते हैं। तो राणा लाका जी उसके ऊपर क्या करते हैं? फिर आक्रमण करने की तैयारी वैयारी करते हैं। उसी टाइम क्या होता है कि जो हाड़ी रानी आती है बूंदी से, उनके साथ में क्या काफी लोग जैसे दासिया भी आती है, सैनिक वगैरह भी आते हैं। तो उसके अंदर से एक आदमी होता है, उसका नाम होता है कुंभाहाड़ा। क्या नाम होता है? कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा। कई इतिहासकार इनको जो है इनका सलाह भी मानते हैं, राणा लाका जी का। और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो हाड़ी रानी के साथ में आया था और बाद में उनकी सेना के अंदर क्या करने लग गया था? नौकरी वगैरह करने लग गया था। कुंभाहाड़ा को लगता है कि यार नकली हो या असली हो, अपना घर तो अपना घर होता है, अपने घर को कौन ऐसे ध्वस्त करने देगा ऐसे। तो जो राणा लाका होता है वो अपनी सेना के साथ में छोटी मोटी थोड़ी सी टुकड़ी लेता है अपने 100-200 आदमियों की, और उसको जो नकली बूंदी होती है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। अब अटैक करने के लिए जाता ही है घोड़े वोड़े तैयार करके, और अचानक से देखता है कि एक तीर आता है कहीं से, और एक तीर आके और सीधे राणा लाका जी के जो घोड़ा होता है उस राणा लाका जी घोड़े के अंदर आके और तीर लगता है, और राणा लाका जी का जो घोड़ा होता है वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब सारे देखते हैं सैनिक वगैरह की ये तीर कहाँ से आया है, ये अचानक से यहाँ पे किसने आक्रमण कर दिया। तो उसके बाद में उनको पता चलता है, वो आगे जाके आगे छानबीन वगैरह करते हैं। तो आगे एक युवक खड़ा रहता है और उसके साथ में 2-3 लोग और होते हैं, और वो सब की कहाँ से होते हैं? वो भी बूंदी से होते हैं, वो भी हड़ा होते हैं। तो पूछते हैं कि भाई तूने इसके ऊपर जो अपना घोड़ा है राणा लाका जी का, उसके ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो वो कहता है कि आक्रमण तो मैंने किया है, और इसलिए किया है क्योंकि आप लोग किसके ऊपर अधिकार करने के लिए आ रहे हो? हमारी बूंदी के ऊपर आ रहे हो। तो उसको समझाते हैं कि देख तूने हमारे देश का नमक है, टाटा सॉल्ट जो भी हमारा तो नमक है, तो तूने अभी हमारे नमक का कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। तो वो कहता है मैंने जो आपका नमक है ना, उसी की वजह से ये जो तीर है ना वो राणा लाका जी को नहीं लगा है, वो घोड़े को लगा है। अगर मैंने नमक नहीं खाया होता तो ये तीर कहाँ लगता है? राणा लाका जी को लगता। तो सरदार वगैरह का भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फालतू के अंदर मरमरा जाएगा, क्या मतलब है, फालतू यहाँ पे भी शहीद हो जाएगा। तो वो कहता है नहीं, नकली हो या असली हो, बूंदी तो बूंदी है, और वो क्या है? अपना घर है, और अपने घर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर इसके अंदर होता है एक युद्ध। इधर से जो 4-5 लोग होते हैं हाड़ा, जो भी सैनिक होते हैं वो अपनी वीरता के लिए वैसे भी जाना जाते हैं हाड़े लोग। उधर से 4-5 सैनिक ये हाड़ा होते हैं, और इधर से पूरी एक राणा लाका जी की सेना उनके ऊपर आक्रमण करती है। और जो ये आक्रमण होता है इसके अंदर बहुत सारे सैकड़ों जो सैनिक होते हैं अपने चित्तौड़ के वो शहीद होते हैं, और जो हाड़ा
जो भी कुंभाड़ा है और उनके जो भी साथी है वो इसके अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये किसके लिए माना जाता है? कुंभाड़ा अपनी वीरता के लिए माना जाता है। तो जो नकली बूंदी थी, ऐसा इतिहास के अंदर माना जाता है, जो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था? तो वो कुंभाड़ा था। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाड़ा शहीद हो गया था। तो आज अपन ने हमीर सिसोदिया के बारे में देखा और राणा लैका के बारे में देखा। इसके अगले जो शासक होंगे वो कौन होंगे? महाराणा मोकल, जिनका संरक्षक कौन होगा? जिनका संरक्षक चुंडा होगा स्टार्टिंग के अंदर। फिर चुंडा के बाद में रणमल होता है, वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। मोकल के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक बटन के ऊपर प्रेस तो आप लोग कर ही दोगे, मुझे पता ही है। बाकी थैंक यू सो मच।